So good morning students. Today we start our first chapter, that is some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. So this is the name of our first chapter. ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है. यहाँ से हम अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है जब भी आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में जो केमिस्ट्री है वो सबसे सही से स्टार्ट होती है, या 11th ही वो क्लास है जहां रियल केमिस्ट्री आनी स्टार्ट होती है. वैसे तो हम 9th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट. सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री क्या है बेटा? इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature, composition and properties of matter. राइट. मतलब हम केमिस्ट्री में किसके बारे में रीड करते हैं बेटा? केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature, composition and properties of matter. यानी कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. यानी कि अगर मैं एक सिंगल लाइन में आपको आंसर करूं बेटा, तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर. ये मैटर की स्टडी है आपकी, राइट. सो अब इससे बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है. अब क्वेश्चन ये आता है कि केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ रहे हैं. देखो, कोई भी आप काम करते हो तो आप घर पे भी कोई काम या कभी भी आप कोई काम करते हो तो आप उसे हम ये काम कर क्यों रहे हैं. ठीक है. तो वैसे ही हम केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट है, या केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है. तो अब हम पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री helps in the detection of weather patterns. केमिस्ट्री में हम वेदर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या हमें केमिस्ट्री से वेदर पैटर्न्स के बारे में पता लगता है. ठीक है. कैसे? अब अलग अलग एरियाज हैं आपके बेटा, अलग अलग एरियाज की अलग अलग एल्टीट्यूड पे जो आपकी केमिकल कंपोजिशन होगी वेदर की, वो अलग अलग होती है. ठीक है ना. कहीं रेनफॉल ज्यादा होता है, जैसे चिरापुंजी में आप कहते हैं कि बहुत रेनफॉल होता है. ठीक है. तो कहीं रेनफॉल ज्यादा है, कहीं रेनफॉल कम है, कहीं समर्स ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, कहीं समर ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती. ठीक है. तो हमें कहने का मतलब ये पता लगता है कि केमिस्ट्री से कि हर एरिया की जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है. अब उसके बेस पे हम वेदर पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं कि जो वेदर पैटर्न्स हैं वो कैसे होंगे किसी भी एरिया के, राइट. तो सबसे पहला पॉइंट, केमिस्ट्री से हमें किसके बारे में पता लगा? वेदर पैटर्न्स के बारे में पता लगा. ठीक है. सेकंड हमें केमिस्ट्री से क्या पता लगेगा? केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री हेल्प्स इन द ब्रेन फंक्शनिंग. केमिस्ट्री हेल्प्स इन द ब्रेन फंक्शनिंग. ठीक है. केमिस्ट्री जो है वो हमारी ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करती है. ब्रेन फंक्शनिंग में कैसे हेल्प करती है? मतलब ब्रेन फंक्शनिंग में केमिस्ट्री का क्या रोल है. ठीक है. तो एक कंपाउंड होता है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक्ट एज मैसेंजर कंपाउंड
messenger compound in the transmission of, it is act as a messenger compound in the transmission of brain waves, in the transmission of brain waves. जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं बेटा, उन ब्रेन वेव्स को के लिए मतलब ब्रेन वेव्स के अंदर जो आता है, जो मैसेंजर कंपाउंड होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां किससे फाइंड आउट हो रहा है, हमें केमिस्ट्री के हेल्प से फाइंड आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग में भी किसका रोल आ रहा है, आपका केमिस्ट्री का रोल आ रहा है। वैसे तो अगर आप अपने डेली लाइफ को पूरी को अगर आप डिस्कवर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर केमिस्ट्री का रोल आता है। यानी कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बेटर करती है, या हमारी लाइफ में जो कंफर्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, आपका केमिस्ट्री की वजह से आ रहा है, राइट। सो दिस द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स are made up of सिलिकॉन। जो कंप्यूटर की जो चिप्स होती है वो सिलिकॉन से बनती है बेटा। अब सिलिकॉन क्या है, आपका एक केमिस्ट्री का एलिमेंट है, या केमिस्ट्री की हेल्प से हमें इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट हुई, राइट। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की फंक्शनिंग में भी किसका रोल आया, कंप्यूटर की फंक्शनिंग में भी केमिस्ट्री का ही रोल हमारा यहाँ पर बना, ठीक है। तो कंप्यूटर की वर्किंग में भी केमिस्ट्री का रोल है, राइट। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, केमिस्ट्री improves the economic conditions, improves the economic conditions of the country। जो केमिस्ट्री है वो आपकी क्या करती है, वो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को इंप्रूव कर रही है। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को कैसे इंप्रूव कर रही है, ठीक है, कैसे इंप्रूव कर रही है बेटा। एक सिंपल सा आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं यहाँ पे, कि जैसे आपकी हम जब अपनी कंट्री की बात करते हैं, अब हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा है। तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर कोई ग्रोथ आती है तो उससे हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस इंप्रूव होती है, राइट। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो अप होता है, तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अप होने से हमारी जो कंट्री है उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इंप्रूव होती है, राइट। तो अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इंप्रूव करेगा, जब हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। एंड to increase the crop production we require some insecticides और pesticide। अब वो insecticides और pesticide कहां से आएंगे, they come from with the help of chemistry, या केमिस्ट्री के हेल्प से हम उनको प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपर बने। सो हम कहेंगे कि द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री the economic conditions of a country depends upon the agricultural sector, राइट। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस है कंट्री की वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर
डिपेंड्स अपॉन the use of insecticides and pesticides. ठीक है, क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है कंट्री की वो कैसे इंक्रीज हो रही है और उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, राइट? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, केमिस्ट्री मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। जो केमिस्ट्री है वो हमारी लाइफ को क्या बना रही है? केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना रही है। केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ को क्या बना रही है? कंफर्टेबल बना रही है। यानी कि जो कंफर्ट आ रहा है हमारी लाइफ में, जो कंफर्ट आ रहा है हमारा लाइफ में, वो कंफर्ट किसकी वजह से आ रहा है? दैट कंफर्ट कम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री। वो कंफर्ट कहां से आ रहा है? केमिस्ट्री से आ रहा है। कैसे? अब आपको पता है कि आप आज की डेट में क्या करते हो, मतलब सपोज करो ये अब एप्पल का सीजन नहीं चल रहा है, आप मतलब बिना सीजन के भी जो कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, वो आपको आज की डेट में बिना सीजन के भी मिल जाती है। क्या ये पहले फिजिबल था? नहीं, ये पहले फिजिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले हम किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी फ्रूट को हम प्रिजर्व करके रख ही नहीं पाते थे। यानी कि वो वेजिटेबल जो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो कर रही है तो वो उसी सीजन में हमें अवेलेबल मिलती थी, दूसरे सीजन में हमें अवेलेबल थी ही नहीं वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कि आज की डेट में केमिस्ट्री ने इस प्रोसेस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि आप ऑफ सीजन भी कोई भी फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल, आज आपका मन करता है कि मैं आज ये मुझे फ्रूट खाना है, तो इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, आपके पास, क्योंकि जनरली ऑफ सीजन फ्रूट्स क्या मिलेंगे? कॉस्टली मिलेंगे, ठीक है? बट आपकी अगर पॉकेट में मनी है तो आप कोई भी फ्रूट आज की डेट में ऑफ सीजन ले सकते हैं, राइट? सो with the help of preservative, with the help of preservatives, like sodium benzoate, तो सोडियम बेंजोएट क्या है आपका? एक सोडियम बेंजोएट एक आपका प्रिजर्वेटिव है, ठीक है? तो preservative, with the help of preservative like sodium benzoate, we can preserve the fruits and vegetables, food, vegetables, etc. ठीक है, आ गया ये पॉइंट भी समझ में कि सोडियम बेंजोएट ने हमारे फूड और वेजिटेबल्स को क्या कर दिया? प्रिजर्व कर दिया, लाइक, ठीक है? उसके बाद कुछ जैसे सोप्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बेटा जब कंफर्टेबल की बात करेंगे। अब सोप्स हैं, ठीक है? सोप्स के अलावा क्या है आपके? डिओडेंट्स हैं, जिसको आप डीओ लिख लो शॉर्ट में, ठीक है? परफ्यूम्स हैं। आपका मन करता है कि नहीं मुझे आज परफ्यूम यूज करना है, मुझे मेरे अंदर से एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए, तो आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि मेरे अंदर जो स्वेट आ रहा है, पसीना आ रहा है, उसकी जो स्मेल है वो दूसरों को परेशान ना करे, तो आप डीओ यूज कर लेते हैं। आपके पास सोप्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे जर्म्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है? क्लियर? इसी तरह से कॉस्मेटिक्स हैं, गर्ल्स यूज करती कॉस्मेटिक्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है? तो ये सब के सब कहां से आए आपके? आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिस्ट्री।
ये सब आपको केमिस्ट्री से ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी कि इनकी वजह से आज आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ आपकी कंफर्टेबल, आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं, आप डीओ यूज कर रहे हैं, आप जो गर्ल्स हैं, ठीक है, लेडीज है, वो कॉस्मेटिक के आइटम यूज कर रही हैं, किसी के चेहरे पे खड्डा हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाती है, तो वो वहां पर फीलिंग कर लेता है, ठीक है। तो वो जो सारी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, ठीक है, वो सब की सब आपको कहाँ से मिली है? आपकी केमिस्ट्री से मिली, यानी कि एक आप लग्जरी लाइफ सर्वाइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, आप एक लग्जरी लाइफ सर्वाइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एयर कंडीशनर, एसी, एयर कंडीशनर, ठीक है, क्लियर। तो वो एयर कंडीशनर भी कहां से आया? दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री, या उसके अंदर जितनी भी कूलिंग गैस यूज हो रही है आपकी, वो कूलिंग गैस कहां से आ रही है? आपकी केमिस्ट्री से आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। सो इसका मतलब आज आप गर्मी से बच रहे हैं, आज आपको गर्मी नहीं लग रही है, आपकी गाड़ी में एसी फिट है, घर पे एसी लगा हुआ है, वो एसी कहां से आया? या एसी के अंदर जो कूलिंग गैस है वो किसकी वजह से आई आपकी? दैट इज ड्यू टू केमिस्ट्री, दैट इज ड्यू टू केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद आपके आती है दो मेडिसिन आती है बेटा, लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग, लाइफ सेविंग ड्रग लाइक सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, लाइक नीट एंड आईआईटी, ठीक है। तो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है लाइक सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, जो कि आपके कहाँ यूज होते हैं? यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ठीक है, जो आपका कैंसर थेरेपी में यूज हो रहा है, यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, ठीक है, वो भी किसकी वजह से आया? आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू केमिस्ट्री, आर ऑब्टेन्ड with the help of chemistry principles. So आज तो आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जानी चाहिए कि केमिस्ट्री ने हमें कितना कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद हम 6 पॉइंट पे चलते हैं बेटा, अब हम इस साइड आ जाते हैं, इस पार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बेटा मेडिसिनल सेक्टर के अलावा इसमें एक और आपकी मेडिसिन है, दैट इज AZT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AZT? दैट इज एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। ये कहां यूज होती है? दिस हेल्प इन द हेल्पिंग द एड्स विक्टिम्स। अब एड्स बीमारी को ट्रीट तो नहीं किया जा सकता, बट उसको उसकी जो स्पीड है उसको स्लो किया जा सकता है। तो जो AZT आपकी मेडिसिन है, द फुल फॉर्म ऑफ AZT इज एजिडोथाइमिडीन। तो ये आपकी एड्स विक्टिम्स को हेल्प करती है, तो ये एक आपका बहुत बड़ा लाइफ सेविंग ड्रग है, ये आपका बहुत बड़ा एक लाइफ सेविंग ड्रग है, ठीक है, क्लियर। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं बेटा जो आपको कहां से ऑब्टेन हो सकते हैं, ये वो आपके बेनिफिट्स हैं जो आपको केमिस्ट्री से हो रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है बेटा, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं इसमें, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देर आर टू वेज टू क्लासिफाई द मैटर, देर आर टू वेज टू क्लासिफाई द मैटर। वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगी? द क्लासिफिकेशन based on physical properties of the substance। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है आपकी? जैसे साइज, शेप, वॉल्यूम, साइज, शेप, वॉल्यूम एंड डेंसिटी एक्सेट्रा, राइट। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर कितने टाइप का है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैटर आर ऑफ 3 टाइप। मैटर जो होगा वो हमारा 3 टाइप का होगा। कौन कौन से टाइप होंगे? फर्स्ट इज सॉलिड, सबसे पहला टाइप क्या है? सॉलिड। सॉलिड क्या होता है हमारा? सॉलिड क्या होगा? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, it is that state of matter which have fixed shape and fixed volume, which have fixed shape and fixed volume। जिसकी वॉल्यूम और शेप क्या है आपकी? फिक्स है। जो सॉलिड क्या होगा आपका? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जिसकी वॉल्यूम और शेप फिक्स हो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ये 9th क्लास में भी आपने रीड किया है, इसको 9th क्लास में भी आपने रीड किया है कि सॉलिड क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है बेटा आपका? इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which है fixed volume but not a fixed shape। जिसकी वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, जिसकी वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लिक्विड। उसको क्या कहेंगे? हम लिक्विड कहेंगे। उसके बाद हम थर्ड टाइप की बात करते हैं बेटा, गैस। अब गैस क्या है बेटा? द स्टेट ऑफ मैटर विच है which neither have fixed volume nor a fixed shape, nor a fixed shape। जो गैस होती है उसकी ना कभी अपनी खुद की कोई वॉल्यूम होती, ना ही कोई शेप होती। जिस भी कंटेनर में आप उसे डालोगे उस कंटेनर की वो वॉल्यूम और शेप को, उसी की शेप को और वॉल्यूम को वो ले लेगी जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे, राइट। सो ये तो बात थी बेटा कि कौन सी क्लासिफिकेशन की? ये बात थी फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये किसकी बात थी? हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं बेटा, जो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन।
केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? द क्लासिफिकेशन based on chemical properties जो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड हो? आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हो, तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। द क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी, दैट क्लासिफिकेशन इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट। अब अगर मैं इसके बेस पे बात करूं तो इसके बेस पे जो हमारा टाइप कौन कौन से बनेंगे? एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे बेटा? दो सब्सटेंसेस which are formed from single kind of atom or molecule। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो आपके सिंगल काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर फॉर्म हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे। जो सिंगल काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस, राइट। जो प्योर सब्सटेंसेस है बेटा, वो फर्दर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा बेटा? इट इज दैट फॉर्म ऑफ द प्योरेस्ट सब्सटेंस which are made up of single kind of atom। जो आपका सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर फॉर्म हुआ है, जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर फॉर्म हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। अब एलिमेंट फर्दर कितने टाइप के होते हैं? एलिमेंट फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। अगर मैं एलिमेंट्स की टाइप की बात करूं तो एलिमेंट हमारे कितने टाइप के हैं? एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप। कौन कौन से टाइप होते हैं 3 हमारे? एक तो होता है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है हमारा मेटलॉइड। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में मेटल सबसे ज्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? आपकी मेटल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आई थिंक बेटा आप लोगों को ये वाला मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्योर सब्सटेंसेस की सेकंड टाइप कंपाउंड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में है, मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने वेज है मैटर को क्लासिफाई करने की। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखकर मुझे बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं कि इस पार्ट में आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ते आए हैं, बस उसको मैंने एक पेज पे उतारा है। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता थी, बट मैंने उसको एक धागे में पिरोकर आपको दिया है। ठीक है, बट इसमें से एक क्वेश्चन नीट में आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग।